अप्लाइड मैथ्स का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चैप्टर होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो चैप्टर होता है अपने आप में डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इतने सारे जार्गन्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन अगर इस टॉपिक को, इस चैप्टर को एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ा जाए तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके बुक का 10th चैप्टर है और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से कैसे डिफरेंट होता है ये सारी बातें अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं क्लास 11-12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियो डेली पोस्ट करता रहता हूं, तो आपको हेल्प मिलती है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा। दूसरी चीज, अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं स्ट्रैटेजिक तरीके से प्रिपरेशन के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पहली लिंक आपको मिलेगी ऐप की, उसको डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल्स में जाओ और उस फ्री मटेरियल में आपको सारे के सारे नोट्स ये वाले और इसके पहले जितने भी हमने YouTube लाइव सेशंस लिए हैं सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई उसकी टेंशन नहीं है। शुरू करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से, विच इज चैप्टर 10। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो आपको डेटा से प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने क्लास 11 में पढ़ा था, वो क्या करता था, वो डेटा सेट को समराइज करता था और उसके फीचर्स बताता था, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट करना उससे कोई भी आसान काम नहीं था। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करते हो, इससे जो भी डेटा सेट आपको दिया होता है उसकी हेल्प से आप फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करते हो। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स द लर्निंग ऑफ पॉपुलेशन सैंपल, जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स वो भी आज करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड टी टेस्ट। अब टी टेस्ट बाद में कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टी टेस्ट को उन्होंने कर दिया, तो कोर्स काफी अच्छे तरीके से रिड्यूस हो गया। स्पेशली इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। अब देखो इसमें बेटा पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन, यस, जो आप समझते हो जनरल पॉपुलेशन वो भी मान सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन एक एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल है या एनिमेट क्रिएचर्स। जरूरी नहीं है वो लिविंग हो, वो नॉन लिविंग क्रिएचर्स भी हो सकते हैं अंडर स्टडी। और द टर्म आल्सो रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, एक्सपेरिमेंट्स और प्रोसीजर्स। तो पॉपुलेशन वर्ड इन सबको वो रिफर करता है। पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन इंक्लूड ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया और ऑल टैक्स पेयर्स इन इंडिया। अब जितने भी इंडिया में लोग हैं उनको आप काउंट तो कर ही सकते हो, हाँ बहुत ज्यादा है, बड़े बिलियंस में, लेकिन स्टिल काउंटेबल एंटिटी है। और टैक्स पेयर्स इन इंडिया अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट हो गया जो टैक्स पेयर्स, अगेन वो काउंट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्फिनिट पॉपुलेशन की बात करो, जैसे कि बहुत जो स्टार्स हैं मिल्की वे में, या जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक वुंड में होते हैं, उनको आप काउंट करने जाओगे तो बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो आपका इनफिनाइट पॉपुलेशन में क्लासिफाई होते हैं, और पॉपुलेशन जो फाइनाइट है वो आपको एक एग्जांपल दे ही दिया। तो बहुत ही लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है, लार्ज सेट ऑफ डेटा जिसके बारे में आप, जो अंडर कंसिडरेशन, जो अंडर क्वेश्चन होते हैं, तो उनको पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल क्या है, सैंपल उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर आप कुछ चीजें अप्लाई करोगे और इस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन पे टिप्पणी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सैंपल इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। Studying an entire population can be difficult, so a sample is chosen to investigate it, allowing true inferences about the population to be made from this sample। मतलब कि जो सैंपल आप उस पॉपुलेशन से ही निकाल रहे हो, तो जो सैंपल का मीन मीडियन मोड आएगा वो आप बोल सकते हो कि हाँ पॉपुलेशन का भी इसी तरीके से कुछ उसी के अराउंड इन्फर हम कर सकते हैं। ऐसे मैंने बोला अभी, जैसे पॉपुलेशन काफी बड़ा डेटा सेट होता है, तो उसको बार बार कैलकुलेट करना या उस पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्लस उसको सर्वे कराना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है, उसका डेटा कलेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन पॉपुलेशन का फेयरली सिंपल होता है, सॉरी सैंपल का फेयरली सिंपल होता है। अब मान लो ये जो बड़ा सा गोला है ये तुम्हारी पॉपुलेशन है, तो सैंपल इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो सैंपल यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है, आप लेट से इतना यूनिट, इतनी जगह, ये सैंपल हो गया, सेंटर से लो चाहे ऐसे लो, ये जो हिस्सा है ये सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बड़ा वाला हिस्सा पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब देखो सैंपल दो टाइप के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, नॉन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज द नेम सजेस्ट जो इन जनरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहलाएंगे। फॉर योर सैंपल टू बी यूजफुल इट मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। दिस मींस इट्स अ सबसेट दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स और मैचेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। अब देखो हमें क्या करना होगा, एक रिसर्च कंडक्ट करनी है स्कॉलर्स पे कि कौन से बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यूनिवर्सिटी में जाके अपना डेटा रिसर्च करूंगा rather देन कहीं और जाके, करेक्ट।
तो डिपेंड करता है आपका क्या इंपॉर्टेंस है, किस बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हो, क्या आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, उस पे डेटा सेट आपको कलेक्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडिंग द एवरेज इनकम इन अ सिटी एंड योर सैंपल ओनली इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम हाई इनकम नेबरहुड, इट वुडंट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर सिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ये बात आपको समझ में आ गई. आप पूरे सिटी का जानना चाहते हो कि एवरेज इनकम क्या है, और आप एक पर्टिकुलर एरिया अपनी सिटी में चले गए जहां पे सिर्फ अमीर अल्ट्रा रिच लोग रहते हैं, तो क्या वो एक सही अंदाजा देगा एवरेज इनकम का? नहीं ना. तो इसीलिए आपको एवरेज इनकम के लिए एक ऐसी जगह जाना है, कुछ डेटा हाई हाई सोसाइटी से लेने हैं जो बहुत ही अल्ट्रा रिच हैं, कुछ थोड़े से मिडिल क्लास से, और थोड़ा डेस्टिट्यूट साइड से. तो हर जगह से आपको इक्वल सैंपल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा. तो उस तरीके से आप सैंपल अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो. अब अनबायस्ड एंड बायस्ड सैंपल क्या होते हैं? Sample is considered unbiased if every element or member population has equal chance of being chosen. तो हम चाहते हैं कि कोई भी बायसनेस ना आए, रैंडमली किसी को भी आप चूज कर सकते हो, तो उसको आप कहते हो कि ये जो है अनबायस्ड डेटा है. और अगर मेंबर सिलेक्ट होते हैं कन्वीनियंस के बेसिस पे, तो जो सैंपल होता है वो बायस बन जाता है, मीनिंग इट डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. अब दो तरीके का भी आप आगे भी पढ़ोगे सैम्पलिंग मेथड में. तो जो सैम्पलिंग मेथड होते हैं उसमें से एक बायस्ड होता है, एक अनबायस्ड होता है. दोनों ही मैं चीजें आपको समझाऊंगा आगे. अब सैम्पलिंग मेथड यहाँ पे आया. देखो, दो टाइप के मेन टाइप्स होते हैं. एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप करते हो, और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हो. जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है यहाँ पे, ये वाली अनबायस्ड होती है. तो ये भी बोल सकते हो अनबायस्ड एज एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करोगे, चार टाइप होते हैं, उन चारों में से कोई भी सैम्पलिंग आप करोगे तो वो अनबायस्ड कहलाएगी. और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो आपकी हमेशा बायस्ड होती है. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंश्योर्स एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. ठीक है, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है. इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आती है, फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आती है, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग आती है. सिंपल रैंडम मतलब किसी को भी उठा लिया रैंडमली, 1000 लोग थे, एक एक करके 100 लोगों को ले लिया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होती है, उसमें बस ये होता है कि एक सिस्टम से आप रैंडमनेस चूज कर रहे हो. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग ये आगे भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मींस द मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस एंड डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. मतलब जो मुझे मिल गया मैं उसको चूज कर लेता हूँ, आजा भाई तू भी आजा, भाई तू भी आजा. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक फिक्स मेथड से मैं चूज कर रहा हूँ, बस कन्वीनियंस में चूज कर लिया, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके जो टाइप होते हैं उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, फिर वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, फिर जजमेंट सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. इसके भी एग्जाम्पल से समझेंगे, और ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इस चीज को सीखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स. स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा करियर दे सकती है. तो इसको पढ़ो और आगे भी जाओगे, अच्छे एग्जाम्स दोगे तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स जरूर पूछी जाती है. अब सैम्पलिंग मेथड में पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ते हैं. जैसा मैंने बताया, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल. बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, उसमें से कोई भी सैंपल हम ले सकते थे. अब मानो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ ड्राइंग नेम्स फ्रॉम अ हैट, एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. तो ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट करती है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है. Example, from a company of 1000 employees, you assign a number to each employee, then randomly select 100 people out of those 1000 people. तो एक 100 लोग सेलेक्ट हो गए आपके. अब देखो ये चीज 100 लोग कैसे सेलेक्ट हुए. हो सकता है नंबर 1 को सिलेक्ट किया, हो सकता है फिर नंबर 101 को सिलेक्ट किया, फिर 201 को सिलेक्ट किया, फिर 205 को भी सिलेक्ट कर लिया, फिर 99. मतलब रैंडमली आप 100 लोगों को सिलेक्ट करना है, जो नंबर मन में आया उसको उठा रहे हो. तो इक्वल चांसेस सबके थे सिलेक्ट होने के, लेकिन किस तरीके से उठा रहे हो कोई वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है. अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक स्टेप आगे आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो ये बहुत ही सिमिलर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के. इसमें क्या होता है, बट मेंबर्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर रैंडम स्टार्ट. वैसे यहाँ पे वही 1000 लोग जैसे ऊपर थे, वैसे यहाँ पे भी आप 1000 लोग ले लो. तो अब भी आपको 100 लोगों को सेलेक्ट करने, लेकिन इस बार क्या किया, आपने जो नंबर पिक किया, कोई भी रैंडम नंबर, पहले स्टार्टिंग में कोई भी रैंडम नंबर पिक किया, और उस नंबर से अगला 10वां बंदा आपने पिक किया. तो आपने पहले नंबर 1 को उठाया, फिर नंबर 11 को, फिर नंबर 21 को, ऐसे करते करते आपने 100 इंप्लॉइज चूज कर लिए. तो एक स्ट्रैटेजी से, एक सिस्टम से आपने लोगों को उठाया है, लेकिन स्टार्टिंग वाला नंबर आपने बहुत ही रैंडमली चूज किया था. तो ये आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर. फिर आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग.
ओके इसके बाद स्ट्रैटिफाइड रह गया आई गेस, एक सेकेंड। ओके तो यहाँ पे दो चीजें नहीं लिखी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया था इसमें चार चीजें होती हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, रैंडम और स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है कि आप यहाँ पे ग्रुप्स में लोगों को बांटते हो। अब ग्रुप्स में बांट के फिर उस किसी ग्रुप, हर ग्रुप में से किसी एक को चूज कर लिया, फिर दूसरे को चूज कर लिया, फिर तीसरे ग्रुप से तीसरे को चूज कर लिया, तो आप क्लस्टर्स में से चूज कर रहे होते हो। और क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स पॉपुलेशन होती है। मान लीजिए कि एक बैंक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो 15-16 ब्रांचेस हैं एक सिटी में। तो किसी एक ब्रांच को हमने चूज कर दिया और उसके इस उन्हीं के एम्प्लॉयज पे जितना भी अपने को रिसर्च करना था, जितना जो भी सर्वे करना था, उसी एक पे कर दिया, तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग का पार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका नॉन, जो इंपॉर्टेंट तो यही है, सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक रैंडम। फिर आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दिस मेथड मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस or specific criteria, meaning not every member has an equal chance of being selected. This type of sampling is generally easier and cheaper but may not lead to valid statistical inferences about the population. तो ये जनरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन तब भी कुछ बहुत हद तक यूजफुल होते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट होता है इसको कंडक्ट करना, और सैम्पलिंग करना भी आसान होता है, चीप होता है, तो इसलिए ये यूज भी कभी कभी होती है, बट नॉट नेसेसरली। अगर आपको एक एक्यूरेट डेटा रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही करनी है। फिर आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब इसका पहला पार्ट है सिलेक्टिंग मेंबर्स हु आर मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। जो सबसे पहले मिल गया कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, उसको पकड़ लिया। सर्वेइंग स्टूडेंट्स एट अ हॉस्टल अबाउट रिसर्च सर्विसेज एज दे आर इजीली एक्सेसिबल। हमने क्या किया, हॉस्टल वालों को ले लिया और किसी को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ हॉस्टल वाले ले लिए। फिर आता है आपका वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। इंडिविजुअल चूज टू पार्टिसिपेट इन द सैंपल। यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे रिसर्चर ने किसी बंदे को पकड़ लिया, और इस वॉलंटरी रिस्पॉन्स में हम वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम सैंपल का हिस्सा बनेंगे। तो इंडिविजुअल चूज टू पार्टिसिपेट इन द सैंपल, अनाउंसिंग अ सर्वे अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज एंड लेटिंग स्टूडेंट्स वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट। तो हम जबरदस्ती बोलेंगे इधर आ, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है कि भाई हम एक ओपन कर रहे हैं पोल, आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप अपना इंटरेस्ट इसमें कर सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड, तो वो वाली चीज इसके अंदर आती है। उसके बाद आपका आता है जजमेंट सैम्पलिंग। द रिसर्चर यूज देयर जजमेंट टू सेलेक्ट द मेंबर्स बिलीव टू बी रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज अ वेरी बायस्ड फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग। व्हाई? क्योंकि रिसर्चर को लगता है ये बंदा तो सही है मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट उसको क्या जाना, अभी तो 2 सेकंड हुए उसको देखते हुए, लेकिन उसका बायसनेस कहता है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग सही है। बट डेटा के लिए कोई मेरा और तेरा नहीं होता, डेटा शुड बी फ्री ऑफ एनी बायसेस, तो इसलिए ये जजमेंट सैम्पलिंग आती है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ रियलिटी शोज, यू माइट सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से आपका जजमेंट सैम्पलिंग होती है। उनको जो लगता है कि हाँ ये सही है, हु दे बिलीव कि सही है, उनको ले लेते हैं पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, भले वो एक्टिवली सही से नहीं कर रहे हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? इनिशियल पार्टिसिपेंट्स हेल्प आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स। मतलब इनिशियली आपने किसी को सिलेक्ट किया, किसी भी मेथड से किया हो, लेकिन उसके बाद वो स्नोबॉल होने लगा, उसने दूसरे को सिलेक्ट किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, चौथे ने पांचवे को किया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आ गए, तो इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और यहाँ पे क्या होता है, अदर पार्टिसिपेंट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूजफुल व्हेन स्टडीइंग हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस। ये तब यूजफुल होता है जब हम उस जगह ना पहुंच पाए आसानी से जहां पे वो लोग पहुंच पाते हैं। जैसे रिसर्चिंग चाइल्ड लेबर, यू माइट आस्क वन चाइल्ड लेबर टू इंट्रोड्यूस यू टू अदर्स। एक चाइल्ड लेबर को आपने पकड़ा, तो और उसने बोला कि चलो, उससे बोल दिया लो भाई चॉकलेट ले लो, मैं तुमको दूसरों से मिला देता हूं। ऐसे ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि एक को पकड़ो वो दूसरों से मिलाता है, तो इसलिए इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे आप एक स्नोबॉल को माउंटेन से फेंकते हो तो वो बड़ी 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 बहुत बड़ी हो जाती है, तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये था आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके बाद आता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बहुत आराम से पढ़ना है। अब जो पैरामीटर होता है एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है दैट डिस्क्राइब्स एन एंटायर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स आर यूजुअली अननोन बिकॉज इट्स रेयरली पॉसिबल टू मेजर एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब ये अननोन होते हैं ज्यादातर टाइम पे, क्योंकि एज यू नो सबके पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक इन्फ्रेंस हम ला सकते हैं, किससे? सैंपल से हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस डिसाइड कर सकते हैं, एक इन्फ्रेंस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम पैरामीटर कहते हैं। तो जब भी आपको पैरामीटर बोला जाएगा, आपको ये ग्रीक अल्फाबेट यूज करने, म्यू फॉर मीन, दिस सिग्मा का स्क्वायर फॉर वेरिएंस, एंड छोटा वाला सिग्मा, मतलब ये वाला सिग्मा खाली, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। किसका?
पॉपुलेशन का। ग्रीक सिंबल्स आर यूज्ड फॉर पॉपुलेशन और इंग्लिश वाले हम लोग स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। अब एग्जांपल समझो, इफ यू वांटेड टू नो द ट्रू एवरेज हाइट ऑफ ऑल एडल्ट मेल्स इन इंडिया, दैट ट्रू एवरेज हाइट वुड बी अ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। ठीक है, मतलब कि अगर आपको पूरे इंडिया का करना है, पूरे पॉपुलेशन की बात करनी है, तो उसके लिए हम सिंबल का यूज कर रहे हैं म्यू, पैरामीटर म्यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। दिस इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल। सैंपल छोटा होता है, उसको उसके लिए सब चीजें कैलकुलेट करना आसान होता है, मीन मीडियन मोड भी, इवन आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। वी यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। हम सैंपल का यूज करते हैं, सैंपल के स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो बात समझ में आई, पैरामीटर स्टैटिस्टिक में डिफरेंस। जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन के बारे में चीजें बताता है, स्टैटिस्टिक्स सैंपल के बारे में चीजें बताता है। वो चीजें क्या है? मीन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बात होती है। इनमें क्या रिलेशन है वो भी बताऊंगा। इफ यू मेजर द हाइट्स ऑफ सैंपल ऑफ 1000 मेल्स एंड कैलकुलेट देयर एवरेज हाइट, दैट एवरेज इज द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। You then use this sample statistics to make an inference about the unknown population parameter, the true average height of all males in India. तो आपने क्या किया? 1000 मेल्स का किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कह सकते हो कि गेस किया, ये कैलकुलेटेड गेस किया या इन्फ्रेंस बनाया कि पूरे इंडिया का भी इसी के अराउंड होगा। कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब एरर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। उसके बाद आता है आपका पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये तीन टाइप के स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हमको यहाँ पे करने हैं। वी मेक फ्रॉम द सैंपल डेटा। सैंपल के डेटा से हम तीन चीजें करते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस एस्टिमेशन। इस वाली एक्सरसाइज के लिए 10.1 के लिए अभी आपको सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ना है। मतलब इसका क्या है? सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू बताता है। वो मीन एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, वेरिएंस एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक फिक्स्ड वैल्यू आपको देगा। दैट मींस एक पॉइंट आपको एज एन आंसर मिल रहा है। तो पॉइंट एस्टिमेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंस। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग सैंपल डेटा टू कैलकुलेट अ सिंगल वैल्यू। एक पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलेगी, तो दैट सर्व एज द बेस्ट गेस और एस्टिमेट और फॉर अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सैंपल से सारे स्टैटिस्टिक निकालोगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है? वही मीन मीडियन मोड, लेकिन सैंपल का। उससे गेस करोगे, उससे जज करोगे कि पॉपुलेशन का क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो ये पॉपुलेशन पैरामीटर का, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर का हम एक गेस और बेस्ट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। कैसे वर्क करता है? आप सैंपल डेटा कलेक्ट करते हो, उसका स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हो, वो मीन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, एंड यूज दैट सिंगल वैल्यू एज योर एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। उसी वैल्यू का ही यूज करते हुए आप पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालते हो। तो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करके पैरामीटर को उसके हिसाब से हम बेस करते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आगे समझ में आएगा। अगर इन्होंने बोला है कि पॉइंट एस्टिमेशन गिव्स यू अ सिंगल वैल्यू बट इट डजंट टेल यू हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन दैट एस्टिमेट और व्हाट पोटेंशियल रेंज ऑफ द ट्रू पैरामीटर माइट बी। तो आपने बोला कि जो एवरेज हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। मान लो आपने एग्जांपल दिया कि एवरेज हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने जो सैंपल कलेक्ट किया था वो एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया से किया था, तो हो सकता है कि दूसरे पार्ट में कुछ और हो। तो आप पूरे इंडिया के लिए अगर बोले 160 सेंटीमीटर है तो वो गलत है। आप बोल सकते हो, अगर आप ये बोलते हो कि जो एवरेज हाइट है वो 150 से लेके 170 के बीच में या 140 से लेके 180 के बीच में, तो आप एक रेंज दे रहे हो। 160 आपको जरूर एवरेज मिल रहा है, लेकिन आप 160 नहीं बोलोगे एवरेज हाइट 160 है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। नहीं, आप क्या बोलोगे कि एक इंटरवल है कि 140 से लेके 180 के बीच में एवरेज हाइट हो सकती है। तो एक आपको यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंस आता है उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, कॉन्फिडेंस वैल्यू बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। और ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ एक पॉइंट को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सैंपल मीन x बार दिया है, अच्छा ये चीज मैंने बताई यहाँ पे सैंपल में, यस, सैंपल मीन जो होगा वो x बार से डिनोट होता है, ऐसे x के ऊपर बार लगा दिया, वेरिएंस s स्क्वायर से और स्टैंडर्ड डेविएशन s से। मतलब कि स्टैटिस्टिक वाले जो कैलकुलेशन करनी है आपको वो इंग्लिश लेटर्स का यूज होके करती होती है और पैरामीटर में ग्रीक लेटर्स का यूज होता है। इतना डिफरेंस होता है, तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पॉपुलेशन में ग्रीक और स्टैटिस्टिक के लिए आपको इंग्लिश लेटर्स यूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल मीन इज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जो आप सैंपल मीन निकालते हो वो डायरेक्टली पॉइंट एस्टिमेशन होता है पूरा पूरे पूरे पॉपुलेशन का। अब समझो इस चीज को, ये बस ये कह रहा है पॉइंट एस्टिमेशन के लिए आप डायरेक्टली इस चीज को कंसीडर कर सकते हो। जो भी आपका पॉइंट एस्टिमेशन होता है उसको आप ऐसे डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हो।
सेम चीज ही होती है। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे और डायरेक्टली लिख सकते हो। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा। तो ये जो है पॉइंट एस्टिमेट होगा एस किसका, जो पॉपुलेशन का, सिग्मा कहलाता है। सपोज द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड द सैंपल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स, ऑल्सो ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर इक्वली लाइकली टू अकर। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी वाला सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इसका जो सैंपल मीन आएगा दैट इज सिंपली सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये सिग्मा एक्स अपॉन एन आपका पॉपुलेशन का भी हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा वो मिलेगा सैंपल का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और उसका पूरा रूट ले लो। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन माइनस वन आता है। नॉर्मली अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते थे, तो आपने ये पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता था वो रूट के अंदर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होता था। तो इसको समझ लो बहुत अच्छे से। सैंपल के लिए आप ये लिखते हो और पॉपुलेशन के लिए आपको सीधा सीधा यहाँ पे n लिखना होता है। सैंपल में बस यहाँ पे n माइनस वन होता है, ये थोड़ा चेंज होता है। और सैंपल मीन हो या फिर पॉपुलेशन मीन हो, वो एकदम सेम चीज होती है, सिग्मा एक्स अपॉन एन ही आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसको पॉइंट एस्टिमेशन ही क्यों कहते हैं, ये चीज आप समझ पाए, से ऑलरेडी हमने पढ़ा, क्योंकि हम वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, मैं फिर ये चीज बताना चाहूंगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, आप एक एस्टिमेशन लगा रहे हो। सैंपल के बेसिस पे आप पॉपुलेशन का एक एस्टिमेशन निकाल रहे हो, तो इसलिए आप इसको पॉइंट एस्टिमेशन बोलते हो। फिर जो आपका अलग आता है इसके बाद कि इंटरवल वाला, जो हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में पढ़ा था, इंटरवल एस्टिमेशन। इसमें आपको एक इंटरवल मिलता है और इसमें हम एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं। अब एस्टिमेशन करना है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 आप देख सकते हो, इसमें आपको काफी चीजें समझ में आएंगी और क्वेश्चन को करने का बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A sample of 4 students from a school was taken to see how many pens were they carrying। तो चार बच्चों को पकड़ा गया और ये देखा कि उनके पास कितने पेन्स हैं। 2, 3, 5 और 6 उनके पास पेन्स मिले। पहला क्वेश्चन पार्ट में ये बोला कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, क्या पॉइंट एस्टिमेट आता है पॉपुलेशन मीन का। अब फॉर्मूले में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जो भी बोला जाए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, उसका मतलब कि आप डायरेक्टली सैंपल मीन निकाल रहे हो। पॉइंट एस्टिमेट वर्ड का कभी भी यूज हो ऑफ द पॉपुलेशन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब आप सैंपल को निकाल रहे हो। यहाँ पे भी पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या है, आप सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो पहले पार्ट को आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या एक्स बार कैलकुलेट करना है, पॉइंट एस्टिमेट मतलब एक्स बार आ जाएगा। पॉपुलेशन भले बोला गया है लेकिन पॉइंट एस्टिमेट भी लगा है, तो आप सैंपल का मीन निकाल लो। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 5 5 16, 16/4 इज जस्ट 4। तो ये 4 आपका पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला गया है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और आगे सिग्मा लगा होता है, एक सेकेंड, इसमें लगा होता है सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। रिमेंबर n माइनस वन। तो यहाँ पे भी सिग्मा लगा था ना, हाँ सिग्मा लगा था। यहाँ पे हमने सिग्मा नहीं लगाया, ये सिग्मा एडिशन का होता है, तो ये सिग्मा लगा लेते हैं, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार। ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का ये निकालते हैं, पॉइंट एस्टिमेट नहीं बोलेंगे, पॉइंट एस्टिमेट बोला गया तो आपको सैंपल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल का निकाल लेते हैं। पहले x माइनस एक्स बार देख लेते हैं। तो 2 - 4 -2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 4। मैं सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, x माइनस एक्स बार करके। उसके बाद 3 - 4 -1, और -1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। उसके बाद 5 - 4 ये मिल जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा। एंड 6 - 4 का 2 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ जाएगा। इन सबको आपको ऐड कर लेना था, ऐड करके मिल जाएगा 10। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, और ये रूट के अंदर इन सबका सम कितना आया, 10। ये मैंने निकाल दिया x माइनस एक्स बार फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। x माइनस एक्स बार निकाला और इन सबका सम कर दिया, x माइनस एक्स बार, और इसका सम करके 10 आ रहा है। तो 10/3 मिल जाएगा। तो 10/3 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.33। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक फिक्स आंसर आ जाएगा। दिस आंसर विल बी
1.826, तो आंसर आ जाएगा 1.826, और आप अप्रोक्सीमेट करके 1.83 भी बोल सकते हो। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, एक्चुअली पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉइंट एस्टिमेट को अगर आप बस इतना दिमाग में रखो कि वो सैंपल की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। You have found the following ages in years of 6 lions. What is the point estimate of the population mean? तो पॉइंट एस्टिमेट मतलब आपको x बार निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा 13 + 2 + 1 + 5 + 2 + 7। डिवाइड करेंगे किससे, कितने जितने भी आपके पास थे, टोटल 6 लायंस थे। तो 13 2 15, 15 5 20, 23 7 30, तो 30/6 यानी कि 5 आ जाएगा। सो x बार आपको मिल जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, x - x बार लिखना है। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो है 13 2 1 5 2 एंड 7, ये आ जाएगा। और एक x - x बार का निकालोगे तो 13 - 5 8 मिलेगा, 2 - 5 -3, 1 - 5 -4, 5 - 5 0, 2 - 5 -3, 7 - 5 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसी चीज का आपको स्क्वायर कर देना था, तो यहाँ पे स्क्वायर करके भी मैं लिख देता हूँ। तो x - x बार का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 64 9 16 0 9 एंड 4। So when you add them up, इन सबको आप ऐड करेंगे, ये वाला जो आएगा सिग्मा x - x बार आपको देगा होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे 64 9 73 73 एंड 16, 73 एंड 20 कर दो तो 93 हो जाएगा। 73 इधर से, 73 एंड ये 20, 20 करोगे तो 93, 93 एंड 9 102, तो 102 आ जाएगा। एंड आपको निकालना था सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो एस होता है रूट के अंदर सिग्मा x - x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 5, इसका रूट ले लोगे। n-1 मतलब कि 6 - 1 5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20.4 आ जाएगा। अब आपको 20.4 का स्क्वायर रूट लेना है। अब देखो आप स्क्वायर रूट कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बड़े आराम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। 20.4 का स्क्वायर रूट अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकालोगे, ऐसे करके निकालते हैं। यहाँ पे एक जीरो लगा के पेयरिंग कर लेते हैं दो दो की, तो 4 4 16 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, इस पूरे पेयर को नीचे ले आएंगे, 40 पॉइंट लगा लीजिए। अब यहाँ पे 4 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, और ऑब्वियसली आप 85 तक जा सकते हो। 5 5 अप्रोक्सीमेटली 5 5 25 एंड 5 8 40 होता है, और 42 इतना पहुंच जाओगे तो आपके पास 15 बचेगा। तो 4.5 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। तो 4.5 अप्रोक्स है ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये वाला मेथड अगर नहीं मालूम तो कमेंट करके बताना, इस पे भी वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। A simple random sample of 5 months of sales data provided the following information। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन्स ऑफ द यूनिट सोल्ड। ये 5 महीने हैं और उनमें कितने यूनिट्स बिके हैं। तो आपको सिर्फ x बार निकालना है, 94 + 100 + 85 + 94 + 92। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट एस्टिमेट 95 ले लेता हूँ। अगर आप 95 लोगे, x बार डिवाइडेड बाय कितने से, 5 मंथ्स थे। अगर आप यहाँ पे लेट से 95 को मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ, कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप कैसे करते हो। 95 प्लस -1 + 5 -10 -1 और -3, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 95 -1 -1 -3 -5 -10 -2 आ जाएगा, तो 93 आ जाएगा। तो आपका x बार जो आ गया वो 93 आ गया। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, अगर इसको भी जानना अलग से तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको पक्का इसको समझाऊंगा। बाकी आप इनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली यही मिल जाएगा 93। तो हमको x बार मिल गया। x बार मिलने के बाद मैं क्या चाहूंगा, ये आपका x की वैल्यूज थी। अब आप x - x बार की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 93 x - 93 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 85 - 93 किया तो माइनस का 8 आएगा, और ये 1 आएगा, और ये माइनस का 1 आएगा। इनके स्क्वायर्स को आपको ऐड कर लेना है। स्क्वायर्स करोगे तो 1, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सिग्मा ऑफ x - x बार का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1 + 49 + 64 + 1 + 1, तो ये 50 हो गया और ये 66 हो गया।
50 और 66 विल बी 150 एंड 60 116, ठीक है, 116 आपको मिल जाएगा 116। अब 116 इसकी वैल्यू है तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मतलब पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी माउथफुल, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आप निकाल रहे हो। तो यहां से मिल जाएगा आपको अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा लगाने के साथ डिवाइड बाय n-1 कर लीजिएगा। तो 116 डिवाइडेड बाय n था 5, नीचे आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट। तो रूट के अंदर 2 और यहाँ पे बचा 36, 29, रूट 29। अब आपको रूट 29 को कैलकुलेट करना है, और रूट 29 वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 29 लिया, यहाँ पे पेयर ऑफ डेसिमल्स लगा दिए, एक्चुअली इतने तो लगा ही लेना। तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ से 4 आएगा तो 400, तो प्लस 5 करोगे यहाँ पे 10 हो गया, कितना ही ले जा सकते हो 3 तक, क्योंकि अगर 4 ले गया तो एक्सीड कर जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप 4 ले भी जाओगे तो बहुत ही क्लोज रहेगा। तो इसका आंसर अराउंड 5.4 के अराउंड आ जाएगा। राउंड ऑफ करके एरर जरूर आ रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली आप 5.4 लिख सकते हो। 5.4 आ रहा है मेरे हिसाब से, सही है। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, एंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लोगे। हाँ, इसको प्रॉपरली अगर सॉल्व करते स्क्वायर रूट को तो एग्जैक्टली आंसर 5.385 के अराउंड तुमको मिल जाता। 5.39 बोल सकते थे तुम, हाँ 5 ऐसे ही बोल दो, बट ले देखे तो आंसर ही आएगा। तो एक एग्जैक्ट आपने ना अप्रोक्सीमेट कर ली वैल्यूज, और कैसे अप्रोक्सीमेट करा, हमने पॉपुलेशन का किया यूजिंग द सैंपल। तो आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट एस्टिमेट बोला गया, यानी आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एज सिंपल एज दैट। तो पॉइंट एस्टिमेट के फॉर्मुलेज हैं, इनको आपको बस एज इट इज लिख के चलना है, और बहुत आराम से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे CLT वगैरह, और कैसे इंटरवल एस्टिमेशन आपको करना है, इंटरवल एस्टिमेशन करोगे और कॉन्फिडेंस लेवल्स क्या होते हैं, हर एक बारे में बात करेंगे, और इजियर कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो उसके बारे में ज़रूर जल्दी ही वीडियो आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।